तो सबसे पहले समीकरण, जितने भी इक्वेशन जितने टाइप के हो सकते हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका समझाएंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। उसके बाद पी वाई क्यू का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहे उसके हिसाब से बन जाता है और फिर उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकता है, तो प्रतिच्छेद करेगा मतलब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मतलब एक्स और वाई का यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय मान होगा, हल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो ये दोनों रूट जो होगा, दोनों जो मूल होंगे, जो दोनों सॉल्यूशन होगा इसका, वो क्या होगा, असमान होगा, मतलब अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, लेकिन रियल होगा, वास्तविक होगा। पी वाई क्यू तो करना जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया। उसके बाद आप कोई भी पी वाई क्यू करने में सक्षम हो सकते हो। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष निराला आप लोग का PW ओनली IAS में वेलकम करता हूँ। PW ओनली IAS के संभव बैच के सीरीज में आज मेरा 4th क्लास इक्वेशन पर, समीकरण पर होगा। समीकरण आप जैसा सब लोग जानते हो, समीकरण का यूज है हमारे एग्जाम में। तो कितने प्रकार के, आज हम लोग क्या क्या करेंगे क्लास में, तो कितने प्रकार के समीकरण होते हैं, है ना। जैसे आज हम लोग क्लास में क्या क्या सीखेंगे, तो समीकरण के बारे में सबसे पहले तो क्या क्या यूज है, तो सबसे पहले समीकरण कितने प्रकार का होता है, क्या क्या यूज कर सकते हैं, एक चर वाले, दो चर वाले और द्विघात समीकरण सारा। ठीक है, साथ साथ इसी में मैंने जो बेसिक कैलकुलेशन का सीरीज चलाया हुआ है, उसी में आज स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट सिखाएंगे। कैसे एक लाइन में आप 2 अंकों का वर्ग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारा ये संभव बैच तो यूट्यूब पे चल ही रहा है, साथ साथ यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स है हमारा 1 ईयर का 2026 का, 2 ईयर का 2027 का और 3 ईयर का 3 साल का 2028 का। 1 ईयर में प्रहार इंग्लिश बैच भी है, हिंदी बैच भी है। 2 ईयर में संकल्प है, इंग्लिश बैच जो कि इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होता है, और संकल्प हिंदी बैच। और जो 3 ईयर का प्रारंभ बैच है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों है, और ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए होता है। ठीक है, तो साथ साथ हम लोग ये भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो 3 क्लास पहले जा चुका है, हर वीक 7 बजे शाम को जाता है। ठीक है, तो हमारा जो ये 3 क्लास चल रहा है, ठीक है, इस क्लास के लिए हम लोग, जैसा कि हमने बोला है, हमने काफ़ी कमेंट्स वगैरह में आप लोगों का देखा है हमने, तो उसमें एक बात का देखा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग सीधा कहते हैं कि सर PYQ करा दो। अरे भैया, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे आप, और क्योंकि सी सेट है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सी सेट में फर्क है। यूपीपीसीएस के सी सेट में बहुत बार क्वेश्चंस देखे हुए आते हैं, यूपीएससी के सी सेट में देखे हुए नहीं आते हैं। जितना ज़्यादा थिंकिंग होगा, जितना डेवलप कर पाओगे अपने आप को, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। तो इसलिए जो मेरा मानना है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको करना है, और साथ साथ मैंने हर क्लास में, चाहे नंबर सिस्टम हो, परसेंटेज हो, चाहे एवरेज हो, इन तीनों क्लास में एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट से जो अपने हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं उसको भी हमने कराया तुम्हारे साथ, और साथ साथ लास्ट में हमने PYQ को भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हमने देखा है, हमें इंफॉर्मेशन मिला है कि PYQ नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप देखोगे क्लास में बीच में भी PYQ जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसके जैसा PYQ आया हुआ है, उसको भी डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम जुड़े रहो क्लास में और इसका फायदा उठाओ। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और साथ साथ ये जो स्टूडेंट कोर्स में भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए ये कोर्सेज है। ठीक है, तो देखो अभी सबसे पहले आज हमने जो डिस्कस किया है, अभी सबसे पहले, उससे पहले आज फिलहाल आपको समीकरण, इक्वेशन, है ना, समीकरण,
एक्चुअल में समीकरण में अगर आप देख सकते हो, हमने लिखा भी हुआ है, बताया हुआ भी है कि एक चर में रैखिक समीकरण, समीकरण को कितने प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जो हमारे एग्जाम में यूज होता है, जो सीसेट के यूपीएससी के एग्जाम में। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले समीकरण जितने भी इक्वेशन जितने टाइप के हो सकते हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका समझाएंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे। उसके बाद पी वाई क्यू का भी ध्यान रखेंगे और ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है और वो आने का चांस है। केवल पी वाई क्यू सॉल्व कर लोगे, चाहे 2025 का कर लो, 2024 का, 2022 का, 23 का, लेकिन फिर 2026 के पी वाई क्यू में क्या करोगे? तो इसलिए उसी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो समीकरण को हम लोग 3 तरीके से जानेंगे फिलहाल, क्योंकि मुझे 9-10 हम लोग 9-10 लेवल पर काम कर रहे हैं इसमें, है ना। बेसिक न्यूमेरेसी है, 10th लेवल सिलेबस में भी दे रखा है हमारा, यूपीएससी के सीसेट के सिलेबस में। तो हम लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना करेंगे कि जिसका यूज हमारे एग्जाम में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक चर में रैखिक समीकरण कितने टाइप को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक चर में, चर मतलब कांस्टेंट, है ना, एक चर में, ठीक है। चर मतलब वेरिएबल, मतलब जो वेरी करता हो, और अचर मतलब कांस्टेंट, सॉरी, ठीक है, बस, ठीक है। उसके बाद दो चर में युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चर में, एक चर में रैखिक समीकरण। तो एक चर का मतलब क्या होता है? चर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी बराबर 0, जहां ए 0 के बराबर नहीं हो, ए अशून्य हो, नॉन जीरो हो, ठीक है, 0 के बराबर ना हो। तो यहां पर जो x का घात है, x का घात, जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 2x प्लस 5 बराबर 0। तो x का घात जो है ना वो 1 है। अगर x का 2 घात होता तो द्विघात समीकरण हो जाता, ठीक है। x का 3 घात तो क्यूबिकल इक्वेशन हो जाता है, क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है, जैसे क्वाड्रेटिक होता है, द्विघात होता है। तो वो तो बात की बात है। अभी सबसे पहले एक चर का समीकरण जिसमें चर की घात, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हो, तो एक चर में रैखिक समीकरण कहलाता है। इसका जनरल फॉर्म क्या है? तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 होता है जहां ए अशून्य होता है, इसी को हम ए नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स का, है ना, या तो चर का, चर का जो गुणांक होता है, चर का गुणांक अशून्य होता है, नॉन जीरो होता है, अशून्य होता है, चर का गुणांक अशून्य होता है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक चर में रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? हल का मतलब रूट होता है, रूट का मतलब मूल होता है, ठीक है। तो ऐसे समझना है कि समीकरण का जो हल होता है वो क्या होता है? तो चर का वह मान, है ना, जो भी वेरिएबल होगा वो चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट हो जाए, बस, अर्थात बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाए, समीकरण का हल कहलाता है। एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए, एक्स के कौन ऐसा मान है जिस पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो वही एक्स का जो वैल्यू होता है वही उसका हल माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें तो एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि इसका यूज होता है। समीकरण हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद जो पीवाईक्यू एग्जाम में जो आए हुए हैं प्रश्न उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ साथ अपने तरफ से भी जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी बराबर 0, है ना, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ए एक्स बराबर क्या होगा? माइनस बी होगा। एक्स बराबर क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। मतलब इसीलिए x बराबर माइनस बी बाई ए
होगा x बराबर माइनस बी बाई ए, समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर 0 का एक हल होगा, एक हल या मूल, इसी को हम लोग रूट बोलते हैं, रूट होगा। x के ना घात पर डिसाइड होता है। x का घात अगर एक है किसी भी समीकरण में, x का घात एक है तो एक हल होगा, दो है तो दो हल होगा, तीन है तो तीन हल होगा, ऐसे करके। ठीक है, साथ साथ इसमें हम लोग ये कह सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ए अशून्य हो, और सी भी नॉट इक्वल टू 0 हो। तो क्या करें, x का मान निकालने के लिए x को एक तरफ ले आए, इसको इस तरफ लेके आएंगे और एक x को कॉमन कर लें, बाहर कर लें, तो माइनस होगा इधर, तो a माइनस सी बराबर d माइनस बी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, d माइनस बी डिवाइड बाई a माइनस सी। बस यहां ध्यान ये रखना है कि a नॉट इक्वल टू सी होगा। क्यों? क्योंकि a माइनस सी नीचे वाला अगर 0 हो जाएगा तब तो इसका अपरिभाषित हो जाएगा, हमने नंबर सिस्टम में समझाया हुआ है आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि x का वैल्यू यहां पर क्या हो गया, ठीक है। सेम अगर आप ऐसे करें कि ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई सी एक्स प्लस डी बराबर अल्फा बाई बीटा हो, है ना, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0 तथा बी नॉट इक्वल टू 0। बी क्योंकि इस भिन्न के हर में है, अगर 0 बी नीचे रह जाए तो ये फिर से अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब यहां से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो हम कह सकते हैं इसको बीटा से, ए बीटा एक्स प्लस बी बीटा बराबर सी अल्फा एक्स प्लस डी अल्फा। फिर से एक्स को एक तरफ ले आए, तो ए बीटा एक्स माइनस सी अल्फा एक्स इज इक्वल टू डी अल्फा माइनस बी बीटा। दैट मीन्स अगर x को कॉमन कर लें तो ए बीटा माइनस सी अल्फा इज इक्वल टू डी अल्फा माइनस बी बीटा। तो यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डी अल्फा माइनस बी बीटा डिवाइड बाय ए बीटा माइनस सी अल्फा, और यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 है, c नॉट इक्वल टू 0 है, और बीटा भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका जो मान होगा x का मान, जब समीकरण ऐसा रहेगा तब ये होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इसको देख के आपको समझ में आ रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं कि हमने क्या बताया कि एक चर वाले समीकरण का हल निकालने का क्या तरीका है। तो नॉर्मल इक्वेशन हो सकता है, या ए एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी, जहां ए और सी दोनों साथ साथ नॉट 0 हो। ठीक है, तो x का वैल्यू, और यहां पर a नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 हो, बीटा नॉट इक्वल टू 0 हो, तब x का मान क्या होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल से, मतलब एक चर वाले समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं हमने एक बार समझा दिया। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साथ साथ मैं एक बात बता रहा हूं, सी सेट एकदम बेसिक से ध्यान रखना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका, तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। बेसिक नहीं क्लियर है तो नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए मैं बार बार बेसिक पर फोकस कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लें इसमें। देखो कुछ उदाहरण हम लोग कर ले। x माइनस 1, x माइनस 2, 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 3। ठीक है ना, x के कौन से मान के लिए ये वैलिड है, x, या इसको सॉल्व करके x का मान क्या आएगा, इसको सॉल्व करके x का मान क्या आएगा ये निकालना है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को क्या तरीका अपनाना है, उसी के लिए मैं बता रहा हूं कि x के किस मान के लिए वैलिड है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, बचपन से जानते हैं, बेसिक है एकदम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, है ना। तो क्या करें, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। ठीक है, तो x माइनस वन इंटू 2x-3 इज इक्वल टू x-2 इंटू 2x-1। यहां से देखो x से 2x², फिर x से -3x, फिर -1 से -2x, -1 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस होता है तो +3। अगेन यहाँ पर देखो x से 2x², x से -x, -2 2 जा 4, x माइनस माइनस प्लस, तो -2 इंटू -1 तो +2, 2x² -5x +3 इज इक्वल टू 2x² -5x, यहाँ भी हो गया सेम, +2। ये देखो दोनों जगह सेम है, -5x -5, 3 बराबर 2। बताओ किसी भी समीकरण को सॉल्व करके अगर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं हुआ, 3 और 2 बराबर है क्या, तो ये विरोधाभास नहीं है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन नहीं है, यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बताओ। ठीक है, तो 3 इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल नहीं है, ये विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x के, यहाँ x के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए संतुष्ट नहीं होगा, यह समीकरण x के किसी भी मान के लिए संतुष्ट नहीं होगा, या कह सकते हैं अर्थात कोई हल नहीं निकलेगा, अर्थात कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, कोई हल नहीं निकलेगा, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी में आपको मतलब एकदम से ध्यान रखना। देखो ऐसे क्वेश्चन में सीधा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में जो सेकेंड एग्जाम्पल देख रहे हैं उसके लिए एक बार क्वेश्चन में लिख रहा हूं, 3x-2 डिवाइड बाय 3x+1 इज इक्वल टू 2x-3 डिवाइड बाय 2x+3। तो समीकरण सॉल्व करने के लिए, है ना, क्योंकि ये इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रहे उसके हिसाब से बन जाता है और फिर उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो क्या करें, 3x-2 इंटू 2x+3 इज इक्वल टू, इस दोनों को गुना करके लिखें, 3x+1 इंटू 2x-3। फिर से यहां से x का मान निकालने का प्रयास करें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 2 जा 6, तो 6x², है ना, फिर 3x इंटू 3 9x। ठीक है, फिर -4x, 3 2 जा 6 तो -6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 x², 3x -3x तो 9x, माइनस में फिर +2x और 3 -3 इंटू 1 तो -3, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में, है ना, मतलब अपोजिट साइन निगेटिव रिजल्ट देता है, इसका ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं, देखो अभी 6x² कैंसिल हो गया, 9x - 4x कितना, ये 5x। ठीक है, ये 4x 9x, हाँ ठीक है, 5x - 6 बराबर
माइनस 7x माइनस 3, 7x माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 12x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6, तो प्लस 3, तो x इज इक्वल टू व्हाट 3/12, तो हम 3 4 जा 12, तो 1/4, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/4। तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा और x बराबर 1/4 होगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एग्जाम्पल थर्ड। ठीक है, 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है, तो फिर से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं इसमें फिर से वही 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर, 2x माइनस 2 माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2, अगेन 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3x माइनस 3, 9x माइनस में माइनस 4 2 जा 8, 8x माइनस 3 इंटू माइनस 4 प्लस 12, अगेन 6x स्क्वायर, बोथ साइड इक्वल है, कैंसिल कर दें, ये कितना हो जाएगा माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 17x प्लस 12। x को एक तरफ ले आए, इधर ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 17 तो 10x हो जाएगा, और 12 माइनस 2 अगेन 10 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिखे तो आपको इसका सॉल्यूशन करना है। जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो वर्ड प्रॉब्लम जैसे ही पढ़ेंगे तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा, फिर उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग जो आगे डिस्कस कर रहे हैं, दो चर वाले, दो चर में युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। चर क्या है, तो x और y। तो अगर प्रश्न में ऐसा दिया रहे कि दो समीकरण दिया हुआ है, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो दो चर x तथा y में दो रैखिक समीकरण है, समझ गए। दो चर है x और y, दोनों का घात भी एक है, तो रैखिक समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण निकाय का हल x तथा y के वे मान है, x और y दोनों में है, दोनों समीकरण में है, तो x तथा y के वे मान है, वैल्यू है, जिसके लिए दोनों समीकरण एक साथ संतुष्ट हो। नहीं कि x और y पहले में कुछ और आ गया, दूसरे में कुछ और आ गया, नहीं, दोनों के लिए संतुष्ट हो, x और y के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसके सॉल्यूशन को के लिए क्या ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बता दें कि आप लोग, अगर हम लोग ऐसे लिखें, देखना ax प्लस बी वाई बराबर अगर c लिखें, है ना, या प्लस c बराबर 0 लिखें, है ना, तो हम लोग ये लिख सकते हैं बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी लिख सकते हैं। इस दोनों को बाएं से दाएं में लेके चले गए, तो y बराबर क्या होगा माइनस ए और माइनस सी बाई बी, मतलब बोथ साइड b से भाग लग जाएगा। ये आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, है ना, 9th में, y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां m क्या होता है, वो प्रवणता होता है, प्रवणता, है ना, इसी को स्लोप भी बोलते हैं। तो ये y बराबर एम एक्स प्लस सी है, मतलब इसका जो कैसा फिगर बनता है, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी जो है वो हमेशा सरल रेखा होता है। कैसा होता है, सरल रेखा। y बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां m उसका प्रवणता है, स्लोप है, और वो कैसा
कैसी रेखा बनती है? तो सरल रेखा बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब दो सरल रेखा बन रहा है। इस दोनों सरल रेखा, जब दो सरल रेखा दिया हुआ है तो आपस में क्या क्या कर सकता है? तो दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकता है। तो प्रतिच्छेद करेगा मतलब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मतलब एक्स और वाई का यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय मान होगा, हल होगा। मतलब उसी एक्स और वाई पर, मतलब जो बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वही बिंदु पहले समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक्स और वाई का जो रेखा बने आपस में समानांतर हो, है ना, आपस में कैसा हो? समानांतर हो। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्स मतलब एक रेखा पर दूसरे रेखा आता दिखे, संपाती हो जाए, है ना। तो ये ध्यान रखते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो अभी हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। एकदम ध्यान रखना कि जब भी एक्स और वाई, दो चर एक्स तथा वाई में दो रैखिक समीकरण है जहां चरों की घात एक है ना, समझ रहे हो? चाहे इसका भी देखो चाहे इसका भी देखो, एक ही है। ठीक है, और ये एक्स और वाई का वही वही मान इस होगा जो दोनों को एक साथ संतुष्ट करे, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए इस पे मैं बार बार रिपीट जोर डाल दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से कह सकते हैं, दो से, है ना, क्या हो सकता है? तीन केस बन सकता है। ठीक है, केस वन क्या होगा? जब एक रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ये रेखा सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो ये जहां पे ये प्रतिच्छेदी, इसी को हम लोग कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु है यहां पर, और इसको x और y बोल देते हैं। तो x और y का यूनिक सॉल्यूशन यहां पर, तो x तथा y का अद्वितीय हल होगा। कब? जब प्रतिच्छेदी होगा तो अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जो x और y इस समीकरण को संतुष्ट करेगा वही x और y इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। ठीक है, फिर दूसरा केस बनेगा, देखो दूसरा केस बनेगा। दूसरे केस में ध्यान ये रखना है कि अगर ये दोनों सरल रेखा आपस में समानांतर हो जाए, मतलब समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, है ना, सपोज करो एक रेखा और दूसरा रेखा, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा, आपस में कहीं मिलेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। समानांतर का मतलब है इन दोनों के बीच का दूरी हमेशा समान होगा, कांस्टेंट होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये आ, सरल रेखा पर समझा रहे हैं, बाकी इसका सॉल्यूशन भी ऐसे भी हम लोग करके देखेंगे। इसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन इन पैरेलल लाइन केस। ठीक है, केस थर्ड में सपोज एक सरल रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0 एक दूसरे पर आता दिखे, सुपर इम्पोज हो जाए, कॉइंसाइड हो जाए, कॉइंसाइड, इसी को हिंदी में संपाती होते हैं, संपाती। दो सरल रेखा आपस में अगर संपाती हो हैं तो इसके अनंत हल होंगे, तो इसके अनंत हल मतलब इसके x और y के हर वैल्यू के लिए, दूसरे इक्वेशन में भी x और y के हर वैल्यू मतलब उसी पर अगर आता दिखे तो ये इसके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो फिर से, ये दो समीकरण था, x और y में था, यानी एक चर वाला ही x और y था, तो दोनों के लिए x और y का मान एक साथ संतुष्ट होना चाहिए। तीन केस बनेगा। पहला केस, अगर x दो सरल रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता रहे तो हमेशा एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और केस टू, जिसमें पैरेलल लाइन की बात करें, दोनों सरल रेखा हो सकता है आपस में पैरेलल हो जाए, समानांतर हो जाए, तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे, कोई हल नहीं निकलेगा। और हम आगे डिस्कस करेंगे कि कब पैरेलल होगा, कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता रहेगा, और कब संपाती होगा, एक दूसरे पे आता दिखेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, तो ये कोई हल नहीं होगा, और उसी पर आता दिखे, संपाती हो जाए, कॉइंसाइड हो जाए, मतलब एक रेखा पर दूसरा आता दिखे, मतलब क्या हो रहा है, एक्स और वाई का सभी मान के लिए दोनों सरल रेखा संतुष्ट होंगे, दोनों समीकरण फुलफिल करेंगे एक्स और वाई के मान के लिए, इसलिए इसके अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद हम लोग जो ध्यान रखेंगे, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अद्वितीय हल के लिए, तो समीकरण a1x प्लस b1y, और ये बस ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे जब हम प्रश्न करेंगे, क्योंकि यूपीएससी सीसेट में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इस लेवल तक पढ़ लें कि क्या पता क्या आ जाए, है ना, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर ऐसा है तो कुछ कंडीशन है, क्या क्या होगा। यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो इस निकाय का, इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अभी तो हमने रेखा सरल रेखा के हिसाब से बता दिया, अब होगा तो क्या होगा, हल होगा। ठीक है ना, और उसके हल क्या क्या होंगे, तो x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, ये निकालना है। तो उससे पहले एक इसको सॉल्व करने का एक तरीका बता रहे हैं, इसी को ब्रज गुणन विधि भी बोलते हैं। a1 b1 c1 और फिर से a1 साइक्लिक के हिसाब से लिख लें, फिर दूसरे इक्वेशन को a2 b2, मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो c1 है c2 है दोनों में, उसको भी अलग से लिख लें यहाँ a2 से। इसको सॉल्व करने का एक तरीका अपनाएं, इससे नीचे लेकर जाएं क्रॉस करके, इससे भी, और इससे रिवर्स होकर आए, ऐसे जिस तरफ एरो है उसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ये किसके लिए है, तो x के मान में जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, उसी के लिए है, और ये जो होगा वो x के लिए है, और ये जो होगा वो y के लिए है। कैसे यूज करेंगे वो हम बता रहे हैं, पहले ये समझ लें। इसको लिखेंगे कैसे, तो a1 b1 c1 फिर से a1 a2 b2 c2 a2 b2 c2 और फिर से a2,
अब इसमें ध्यान ये रखते हैं कि जो x का मान होता है, x का मान ऊपर में क्या होगा, लेकिन नीचे चाहे y का मान, तो दोनों में जो हर होगा ना, इसको सॉल्व करके करेंगे। दोनों में जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो x के लिए और y के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, इसको याद भी रखते हैं लोग, लेकिन याद ना करना पड़े, हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन सॉल्व कर पाए, है ना। तो उसके लिए हम बता रहे हैं कि a1b2, ठीक है, a1b2 माइनस b1a2, या a1b2 माइनस b1a2, ठीक है। फिर इसमें भी सेम वही a1b2 माइनस b1a2, दोनों के लिए हर सेम होगा। अब x के लिए क्या होगा, तो x के लिए देखो ये होगा, इसको छोड़कर बाकी इन दोनों का होगा, जैसे b1 c1 और b2। और y के लिए क्या होगा, तो इसको छोड़कर इन दोनों का वैल्यू होगा, इसको b वाले को छोड़कर इन दोनों का होगा। तो पहले इसका देखें, तो b1c2 माइनस c1b2 और y के लिए क्या होगा, तो c1a2 माइनस a1c2, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हैं, कभी भी कोई समीकरण हो, उसको सॉल्व करने के लिए इसी को ब्रज गुणन विधि भी बोलते हैं, है ना, इसी को ब्रज गुणन विधि भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस समझ में आ गया। अब सेकेंड केस क्या है इसमें, सेकेंड ये है कि a1/a2 यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए, तो निकाय का कोई हल नहीं होगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ये भी चेक करना होता है, दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों में देख लेंगे हम लोग, दोनों समीकरण में चेक करके ये यहाँ पे ना नॉट इक्वल कर लेंगे। a1/a2 तो ठीक है, b1/b2 के बराबर है, नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो निकाय का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके जैसे ही ये सब बराबर हो जाए, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो समीकरण निकाय का अनंत हल होगा, निकाय का अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब एक क्वेश्चन है इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें 6x, दो समीकरण x और y में दिया हुआ है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। 6x माइनस 9y बराबर 12 और 8 माइनस 4x प्लस 6y बराबर 0। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं, देखना। तो पूछ रहा है इसमें कितने हलों की संख्या कितनी होगी, या तो शून्य होगी, या एक होगा, दो, या अनंत होगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका है इसमें, देखो 6x माइनस 9y बराबर 12, इसको भी हम अगर 8 को इस तरफ लेके चले जाएं, तो हम लोग लिख सकते हैं 4x माइनस 6y बराबर 8। तो फिर से a1/a2, या लिख दे सीधा 6/4, तो 3/2 होगा, -9 बाई -6
फिर से ये भी 3/2 होगा, और 12/8, ये भी 4 3 जा 12, 4 2 जा, इसका मतलब ये कैसा केस बना, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया। अगर ऐसा हो गया तो इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, हल होंगे। तो हम कह सकते हैं अनंत हल होंगे। ठीक है, इसी में अगर हम लोग देखें, एक एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण जोड़े या युग्म के एक्स प्लस 3y माइनस 3 बराबर 0 तथा 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के अनंत हल होंगे। ये प्रश्न है, के अनंत हल होंगे। अनंत हल होंगे जैसे ही पता चल गया तो हमें अनंत हल के लिए क्या है बोलो, इसका जो सॉल्यूशन होगा अनंत हल के लिए क्या करेंगे, अनंत हल के लिए क्या होगा, तो k/12 A1/A2 बराबर 3/k बराबर -3/-k। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले इन दोनों को देखकर। तो इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो k² बराबर 36, तो k इज इक्वल टू व्हाट, तो +-6, तो k का मान क्या हो जाएगा, +-6 हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ इससे भी जो दूसरा है 3/k इज इक्वल टू -3/k, माइनस के तो ये कैंसिल, तो हम कह सकते हैं इसमें ये पूरा सेम है तो 1/1। ये जो स्थिति आती है ना, याद होगा हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर हो जाए तो x के सभी मान के लिए संतुष्ट होगा, सभी मान के लिए संतुष्ट होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटोलॉजी। एक सिचुएशन होता है जिसको बोला जाता है टोटोलॉजी, मतलब कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर हो जाए तो x के सभी मान के लिए ये संतुष्ट करेगा। तो इसमें अब फिलहाल हमें क्या चाहिए, k बराबर क्या होगा, या तो +6 होगा या -6। k का मान +6 होगा या -6। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो k बराबर +-6 के लिए समीकरण निकायों का, समीकरण निकाय का अनंत हल होगा, निकाय का अनंत हल होगा, हल होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक चर वाले रैखिक समीकरण और फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, और आगे जाकर हम लोग कैसे एक क्वेश्चंस में यूज होता है उसको डिस्कस करेंगे। और आगे मैं फिर से बोल रहा हूँ PYQ का भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का भी क्वेश्चंस लेकर आया हुआ हूँ मैं हर क्लास में, अगर आप देख लें लास्ट में होता है मेरा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तब तक सॉल्व कैसे कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 तथा a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखो इसमें x का पावर कितना, घात कितना, 2, तो इसके दो मूल होंगे। द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे। द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, दो मूल या रूट होंगे। ठीक है। तो अभी सबसे पहले द्विघात समीकरण बेसिक से जानते हैं। बहुत बार ये गुणनखंड वगैरह फैक्टराइजेशन करने में हेल्प करता है ना। क्वेश्चंस में भी यूज होता है। हम आगे क्वेश्चंस भी लेकर आए हुए हैं जिसमें आपको बताएंगे, सिखाएंगे कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब देखो, अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक अशून्य हो, नॉन जीरो हो। ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम लोग इसको कह सकते हैं, अगर a कॉमन ले लें, इसमें से a बाहर निकाल लें, a कॉमन कर लें, तो x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। फिलहाल इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कुछ काम करना चाहते हैं। देखो क्यों करना चाहते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए कुछ। तो ax² प्लस, इसमें 2 ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, और प्लस, या अभी फिलहाल इसी में, क्योंकि हमने क्या किया, 2x² प्लस 2a होता है ना, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab, तो इसको a मान लिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फर्क नहीं पड़ा, वही रहा। अब इसमें b बाई 2 a का होल स्क्वायर, मतलब b² बाई 4a², ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है। प्लस c बाई a। ठीक है। तो जब इसको एक्स्ट्रा ऐड किया तो इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। एक मिनट, c/a तो ऑलरेडी था, इसको हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो इसको सेम टर्म को माइनस करना पड़ेगा, रखना तो वही है जो पहले से था, 4a² बराबर 0। ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि ये वाला जो टर्म हुआ ना, ये टर्म, इसको हम लोग लिख सकते हैं a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है। और प्लस, इसको अगर सॉल्व कर लें, 4a² एलसीएम ले लें, a से 4a टाइम्स होगा तो 4ac, और माइनस b² बराबर 0, ऐसे।
तो अब इसमें ए तो जीरो नहीं है, तो यही जीरो होगा, यही वाला पार्ट, जिसको हम लोग जीरो कर सकते हैं। तो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस साइन में होगा, तो माइनस है तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। अब x प्लस बी बाई टू ए बराबर, ये अंडर रूट कर दें, स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा, अंडर रूट होगा, ठीक है। तो x प्लस बी बाई टू ए बराबर, ये तो अंडर रूट में रहेगा अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये हो जाएगा 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा, और साथ साथ अंडर रूट हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस माइनस होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इसी को अगर इन जनरल 2a एलसीएम ले लें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो x का मान, इसके अगर दो मूल को, एक को अल्फा मान लें दूसरे को बीटा मान लें, तो अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक अलग से नाम दे दें, जिसको डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, इसको विविक्तर भी बोलते हैं, विविक्तर, डी को डिस्क्रिमिनांट, तो यहाँ पर डी नाम दे देते हैं, डिवाइड बाई 2a, और जो बीटा होगा वो एक बार प्लस वाला हो गया अल्फा, तो दूसरा बीटा हो माइनस वाला होगा, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो दोनों रूट होता है वो डिस्क्रिमिनांट पर निर्भर करता है, विविधकर पर निर्भर करता है। अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो है तो ये दोनों रूट जो होगा, दोनों जो मूल होंगे, जो दोनों सॉल्यूशन होगा इसका, वो क्या होगा, असमान होगा, मतलब अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, लेकिन रियल होगा, वास्तविक होगा, ठीक है। अगर यही डिस्क्रिमिनांट जीरो के बराबर हो जाए तो दोनों का मान वास्तविक भी होगा और समान होगा। अगर जैसे डी डिस्क्रिमिनांट लेस देन जीरो हो जाए तो ये आयोटा में चला जाता है, इमेजिनरी पार्ट में, जो कि हमारे 10th लेवल में है नहीं। तो लेकिन अगर कह दें कि डी लेस देन जीरो हो जाए, विविक्तर जीरो से छोटा हो जाए, है ना, या कह सकते हैं कि जीरो से कम हो जाए, यानी निगेटिव हो जाए, तो उस परिस्थिति में वो इमेजिनरी, काल्पनिक वैल्यू देने लगेगा, है ना, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे 10th लेवल में है नहीं, आयोटा वगैरह हम लोग पढ़ना नहीं है, इसलिए उसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं आपके साथ, झूठ मूठ का, क्योंकि आयोटा बराबर अंडर रूट -1 होता है, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है ना, तो उसमें जाने का जरूरत नहीं है, वो पूछ ही नहीं सकता है, 10th लेवल में है ही नहीं, तो है ना। तो आप कह सकते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, ठीक है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो डी है, डिस्क्रिमिनांट है, विविक्तर, अगर जीरो के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, तथा समान होंगे, इक्वल होंगे, रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे, ठीक है। और तीसरा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो जाए तो मूल काल्पनिक होंगे,
इमेजिनरी होंगे होंगे ठीक है। अब मूलों का योग, मूलों का योग अगर आप देखें, हम अभी हम लोगों ने अल्फा और बीटा किया, तो अल्फा प्लस बीटा करें। अल्फा बराबर क्या हुआ था देखो, आप देख सकते हो -b प्लस, है ना, ऐसे पूरा। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि -b/2a प्लस √d/2a, ये अल्फा हो गया, प्लस -b/2a माइनस √d/2a, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 2a एलसीएम ले लो, तो -b और -b, तो -2b/2a, 2a 2 कैंसिल, तो -b/a। तो इसको याद भी रखते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स -b/a होता है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x का गुणांक मतलब -x का गुणांक डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब कॉफिशिएंट। तो a जो है वो क्या है बताओ, ax² प्लस bx+c में a क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और ax² प्लस bx+c, तो x का कॉफिशिएंट है तो माइनस में। सेम उसी तरीके से आप इसको आप लिख सकते हो सीधा, दोनों मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। इसको भी अगर सॉल्व करेंगे आप, तो c/a आएगा सॉल्व होके, ठीक है। तो c/a जिसको हम लोग लिख सकते हैं अचर पद, है ना, जो कांस्टेंट था वो, है ना, और ये x² डिवाइड बाय x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है। अब हम लोग, ये तो हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, एक ही बात आपको हमने बताया कि एक चर में रैखिक समीकरण, दो चर में रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, सबकी प्रकृति क्या है वो बताया, उसके हल कैसे निकाले जा सकते हैं वो बताया, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बताया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले तो जो हमने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हुआ है उसको पहले करते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट, जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप सबको देखने में लग रहा होगा कि ये स्पीड टाइम डिस्टेंस, है ना, का क्वेश्चन है। तो मैं फिर से बता दूं कि जो समीकरण जो टॉपिक है उससे डायरेक्ट भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसका यूज होता है जितने भी आप अर्थमेटिक में, एडवांस मैथ में, सब में, जहां भी मैथ्स में पढ़ेंगे वहां भी इसका यूज होता है। तो फिलहाल ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, बट ये समीकरण बनाने के बाद सॉल्व होता है। एक तरीका ये है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसे तो जल्दी भी सॉल्व हो सकता है, वो हम बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे समझना है कि क्वेश्चन में लिखा है कि एक मोटरसाइकिल 600 किलोमीटर की यात्रा साइकिल की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। मतलब साइकिल की चाल जितनी होगी उससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज गति से मोटरसाइकिल चलती है और 600 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो साइकिल को मोटरसाइकिल से 15 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। मोटरसाइकिल का स्पीड ऐसे भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा और है भी ज्यादा, उससे 20 किलोमीटर पर घंटा ज्यादा है। तो साइकिल 15 घंटे कम समय लगते हैं, तो उनकी गति क्या है। तो अब देखो, सबसे पहले एकदम बेसिक से मान लो, माना कि साइकिल की गति, साइकिल की चाल या साइकिल की गति, चाल या गति सेम होता है।
यूनिट का ध्यान रखेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो मोटरसाइकिल की चाल क्या हो जाएगी, एकदम पहले बेसिक से जो हमने समीकरण पढ़ा है उसका यूज कैसे है उसी को बता रहे हैं। x प्लस 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा तेज चलता है साइकिल के रेस्पेक्ट में। तो अब प्रश्न में क्या है, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, बोलो प्रश्न से। तो क्या कह रहा है कि 600 किलोमीटर साइकिल अगर अपने स्पीड से जाता है ना, साइकिल को मोटरसाइकिल से 15 घंटे ज़्यादा समय लगता है, और 600 किलोमीटर x प्लस 20 के स्पीड से मोटरसाइकिल जाता है। समय क्या होता है, सबको पता है, समय स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो समय क्या होता है, समय तो डिस्टेंस बाय स्पीड। दूरी 600 किलोमीटर है, दूरी 600 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 15 घंटे के बराबर है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और उसके बाद सॉल्व करके हम इसका आंसर निकाल पाते हैं। ठीक है, तो यही यूज है समीकरण का। ठीक है, तो ऐसे तो हम इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, बिना समीकरण के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले जब हम लोग समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है, दोनों में 600 कॉमन ले लो, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 20 और 15, ये 600 उस तरफ चला जाएगा, तो 1/x माइनस 1/x प्लस 20 बराबर 15 चौके 60, तो 40, 1/40। अब यहाँ पर इसका क्या करें, एलसीएम ले लें, तो x इंटू एक्स प्लस 20 हो जाएगा, यहाँ से x टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 20 होगा, और यहाँ से x प्लस 20 का x टाइम्स ये एलसीएम हो जाएगा तो x हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इधर 1/40 होगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्या करें, तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 20 और इधर 40, तो 800 हो जाएगा। इसको एक तरफ लेके आ जाए, फिर वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के हिसाब से सॉल्व करें, या उसी को ऐसा 2 फैक्टर बना लें जिससे भी हम आंसर कर सकते हैं सॉल्यूशन। अब देखो 40 और 20 ले लें, तो 40x 40 गुने 20 800 भी होगा, और 40 और 20 का अंतर 20 भी होगा, बराबर 0। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन ले लो अभी, तो x प्लस 40 बच गया, यहाँ पे माइनस 20 कॉमन ले लो तो x प्लस 40 बच गया, बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा x प्लस 40 दोनों में कॉमन है, तो बाहर कर लो इसको, यहाँ से x बच गया, यहाँ से माइनस 20 बच गया, 0। अब देखो ये दोनों एक, अगर ये 0 होगा तब भी पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तब भी, लेकिन अगर इसको हम लोग x प्लस 40 बराबर 0 मानते हैं तो x बराबर माइनस 40 आता है। x का वैल्यू तो माइनस 40 होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये अमान्य है। क्यों, क्योंकि जो चाल होगा वो पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में होगा नहीं, ये इनवैलिड होगा। इसलिए x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर x का वैल्यू, तो उसकी जो उनकी गति क्या होगा, तो साइकिल की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और मोटरसाइकिल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और अगर इसका है तो 20 प्लस 20 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ऐसे इसलिए ध्यान रखते हैं, ये हमने ऐसे इसलिए समझाया कि ये जो हम समीकरण पढ़ रहे थे उसका यूज क्या है। ठीक है, अब ये तो हम लोग समझ गए कैसे सॉल्व करते हैं। -40 क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो किसी भी व्हीकल का, रेलगाड़ी का, साइकिल का, आदमी का चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बट अब इसी इक्वेशन को, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन देखा था अभी, आप इस इक्वेशन से ही डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये हमें इक्वेशन टॉपिक पढ़ रहे थे, समीकरण, इसलिए मुझे पूरा डिटेल बताना जरूरी था। ठीक है, बट इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं
देखें आप, केवल और केवल हम उस इक्वेशन को लिखते हैं, साथ साथ हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। है ना? तो x का क्या मान रखें? अगर ऑप्शन में लिखा रहता, ऑप्शन में ऐसा रहता कि साइकिल की चाल पूछा रहता और a रहता 20 किलोमीटर पर आवर, b होता 10 किलोमीटर पर आवर, c होता 30 किलोमीटर पर आवर, d होता 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे होता अगर, तो कुछ नहीं करते, हम लोग मान लेते कि x का वैल्यू रख देते, x का पहले 20 रखते, तो x का 20 रखेंगे तो 20 या 60 तो 30 होता, ये 20 से भाग लगाएंगे 600 में तो 30 होता है, और यहाँ 20 प्लस 20 40, 40 से 15, तो 30 माइनस 15, 15 घंटा हो गया, और ये 15 घंटा के बराबर है। इसका मतलब हमें x का वैल्यू 20 ही फिट बैठ गया, इसी से हमारा काम हो गया। यही हिट एंड ट्रायल करते हैं ऑप्शन के हिसाब से, 20 घंटा, है ना? अगर सपोज हम लोग यहाँ पर x का जगह पे 10 रखते तो ये 60 हो जाता, यहाँ 10 रखते तो क्या होता, 30, 30 20 होता, तो 60 माइनस क्या हो जाता है, 20, तो फिर 15 के बराबर नहीं होता, 60 माइनस 20 40 के बराबर होता। अगर हम यहाँ 30 रखते तो यहाँ 20 होता, यहाँ 30 रखते तो 50 होता, फिर ये 12 होता, फिर 20 और 12 का अंतर 15 भी नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि हम समीकरण में पढ़ रहे हैं इसलिए समीकरण का ध्यान रखते हैं, एक बार समीकरण का यूज कैसे होता है वो हमने समझाया अभी यहाँ पे, साथ साथ इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि यूपीएससी सी सेट में वहां पर ऐसे नहीं देखता कि आपने कैसे बनाया, बस आंसर सही हो गया तो ठीक है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को देखो सब लोग, ठीक है? हाँ, इस क्वेश्चन को अब एक बार देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक स्कूल में कुछ बेंच हैं, प्रत्येक बेंच पर, फिर से वही इक्वेशन की बात करते हैं, है ना? इसी इक्वेशन में इस बात का ध्यान रखते हैं हम लोग कि इसमें एक स्कूल में कुछ बेंच हैं, प्रत्येक बेंच पर 2 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं, तो 4 अतिरिक्त बेंचों की आवश्यकता होती है, 4 और बेंच की जरूरत होती है ना? लेकिन जब प्रत्येक बेंच पर 3 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं तो 2 बेंच खाली रह जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में मान लो, माना कि बेंचों की संख्या x है, तो दोनों स्थिति की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से दोनों स्थिति की बात करें, अगर एक स्कूल में कुछ बेंच हैं, प्रत्येक बेंच पर 2 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं, प्रत्येक बेंच पर 2 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं, तो प्रत्येक बेंच पर 2, तो 4 अतिरिक्त बेंचों की जरूरत होती है, तो x बेंच तो मान लिया था हमने, 4 और बेंच की जरूरत पड़ेगी, तो +4 हो जाएगा, तो x + 4 बेंच पर 2-2 विद्यार्थी बैठेंगे। उसी तरीके से x बेंच पर, प्रत्येक बेंच पर अगर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 2 बेंच खाली रह जाता है, तो x बेंच की जरूरत नहीं होता, x - 2 हो जाता है, और कितने विद्यार्थी, 3-3, और ये बराबर करो, यही समीकरण का यूज होता है इसमें, ठीक है? तो देखो 2x + 8 बराबर 3x - 6, x को एक तरफ ले आओ, 2x - 3x - 6 - 8, ये -14 हो जाएगा, तो -x बराबर -14, ठीक है? तो x बराबर 14, तो x बराबर 14 मतलब बेंचों की संख्या हो गई, बेंचों की संख्या जो हो गई वो 14 हो गई, है ना? तो विद्यार्थियों की संख्या, छात्रों की संख्या क्या होगी, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, तो चाहे तुम इसमें पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, किसी एक में x का वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 14 + 4, तो 2 इंटू 18 36, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 14 रखते तो 14 - 2 क्या हो जाता, x का वैल्यू 14 रखते तो 14 - 2 क्या हो जाता, 12 हो जाता, ठीक है? तो 12 इंटू 3 फिर भी 36 होता। तो इसका ध्यान रखते हैं कि यूज, समीकरण का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं एग्जाम में,
देख सकते हैं एक स्कूल में कुछ बेंच है, प्रत्येक बेंच पर 3 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। तो 8 अतिरिक्त सीटों की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना यहाँ पर सीट की आवश्यकता है। इसका मतलब फिर से मान लो बेंचों की संख्या, माना कि बेंचों की संख्या x मान लेते हैं, है ना। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक बेंच पर 3 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं। तो 3 अभ्यर्थी बैठ सकते हैं तो बेंच x है तो 3x अभ्यर्थी होंगे। लेकिन 8 अतिरिक्त सीटों की, सीट मतलब विद्यार्थी के ही तो संख्या होगा, सीट का मतलब विद्यार्थी की संख्या, ठीक है। तो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू, प्रत्येक बेंच पर 5 बैठते हैं, अगर 5 विद्यार्थी बैठते हैं तो 5x हो जाएगा हर बेंच पे, और 6 सीट खाली रह जाता, 6 कम कर दो, यही बराबर होगा। यहां से x का वैल्यू निकाल लो, x को एक तरफ ले आओ, -6 -8 -2x बराबर -14, तो x बराबर 7। जैसे ही x 7 हो गया तो बेंचों की संख्या 7, तो छात्रों की संख्या किसी एक में रख दो, देख लो 3x प्लस 8, तो 3 इंटू 7 और प्लस 8, 21 प्लस 8 कितना 29, ठीक है। और ऐसे प्रश्न पूछे गए हुए हैं, आगे हम PYQ में कराएंगे आपको। देखो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो PYQ में देख सकते हो आप लोग, सब लोग दिख रहा होगा सबको। 5 मित्र PQ X Y और Z ने कुछ नोटबुक खरीदी, संगत सूचनाएं दिया हुआ है, इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। जो इंफॉर्मेशन है वो किस हिसाब से है देख सकते हो आप। पहला क्या है, X ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक नोटबुक Z ने खरीदी। P और Q ने मिलकर 21 नोटबुक खरीदी। P ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 कम नोटबुक Q ने खरीदी। X और Y ने मिलकर 28 नोटबुक खरीदी, है ना। X ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 अधिक नोटबुक P ने खरीदी, ठीक है। यदि प्रत्येक नोटबुक की कीमत 40 रुपया है तो सभी नोटबुक की कुल लागत कितनी हो, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं, अभी सबसे पहले ये बताओ कि सभी का मतलब P भी हो जाए, Q भी हो जाए, X भी हो जाए, Y भी हो जाए और Z भी हो जाए, ये सब मिलाकर कितना होगा ये पूछ रहा है। अब ये बताओ हमारे पास ये जो सेकेंड इंफॉर्मेशन में है, P प्लस Q का कितना नोटबुक है, 21 नोटबुक है, और X प्लस वाई का कितना नोटबुक है, 28 नोटबुक है। इसका मतलब P प्लस Q प्लस X प्लस वाई ये चारों मिलाकर कितना होगा, P प्लस Q X प्लस वाई चारों मिलाकर कितना होगा, 21 प्लस 28 प्लस Z, ये टोटल पता चल जाए, यानी कि 49 प्लस Z नोटबुक होगा। यानी हमें Z का पता करना है कितना हो जाए, जेड का पता करना है कि क्या कितने नोटबुक खरीदा है उसने, ये पता चल जाए, जितना भी आ जाए टोटल मिलाकर, टोटल को प्रत्येक के 40 रुपए कीमत के हिसाब से 40 से गुना कर दें, है ना, यही तो तरीका है। अब बताओ इसमें क्या क्या है, देखो P ने जितना नोटबुक खरीदा, हम किसी एक से कर ले, देखो P प्लस Q बराबर क्या है 21 है। P ने जितना खरीदा उससे कम Q ने खरीदा, उससे 5 नोटबुक Q ने खरीदा। तो P को अगर P मान लो तो Q को क्या करें, P -5 कर दो तो 21 होगा। ये 2P इज इक्वल टू 5 इस तरफ जाएगा 26 होगा, तो P का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो P का मान अगर 13 आ गया, जैसे ही P 13 आ गया, ठीक है, तो Q का कितना होगा, उससे 5 खरीदा कम। हमें किस पे जाना है बोलो, X का। देखो X ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 अधिक नोटबुक P का है, तो X का क्या होगा, P -5 होगा, है ना। P -5 होगा तो 13 -5 हो जाएगा 8। तो X का अगर 8 हो गया और
एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 8 अधिक नोटबुक जेड ने खरीदा। इसका मतलब जेड का अगर हमें पता चल जाए कि एक्स प्लस 8 है, तो 8 प्लस 8 16। एक बार जैसे ही 16 पता चल गया तो 49 तो है ही पहले से। पी क्यू एक्स प्लस वाई चारों मिलाकर 49 है। जेड का 16 पता चल गया तो कितना हो गया 65। अब एक का कीमत 40 है तो 65 का कीमत कितना होगा, 65 इंटू 40 कर दो, जीरो कर दो, 6 5 चौको 20, 2 6 चौको 24, 2 2600 रुपये। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो अब यही है, देखो आप सब लोग पी वाई क्यू तो करना जरूरी है ही, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद आप कोई भी पी वाई क्यू करने में सक्षम हो सकते हो। ठीक है, फिर देखो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। एक व्यक्ति पी ने अपने 3 मित्रों में से एक मित्र एक्स से पूछा, बस वही है, बस जैसे क्वेश्चन कहता है समीकरण बनाना होता है नॉर्मल, और किसी उसी में देखना होता है कि 2 समीकरण को मिला के 3 समीकरण को मिला के आंसर करने का बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है एकदम ध्यान से समझना है, और ऐसे प्रश्न आसान होते हैं, बनने वाले होते हैं, देखने से लंबा चौड़ा रहता है लेकिन बहुत आसान होता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति पी ने अपने 3 मित्रों में से एक मित्र एक्स से पूछा, पी ने अपने 3 मित्रों में से एक मित्र एक्स से पूछा कि उसके पास कितना धन है। तो एक्स ने उत्तर दिया, क्या दिया, कि यदि वाई मुझे 40 रुपया देता है तो वाई के पास जेड से आधा धन होगा। यानी अभी एक्स ने जो उत्तर दिया उसके हिसाब से, एक्स ने जो उत्तर दिया उसके हिसाब से पहला इक्वेशन आप बना सकते हो कि वाई अगर 40 रुपया दे दे, वाई के पास अगर वाई है तो उसमें से 40 माइनस कर दो, तो वाई के पास जो 40 दे दे मतलब घट जाए 40, तो जेड का आधा हो जाएगा, तो जेड का आधा हो जाएगा इसके पास। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, z/2 प्लस 40, ये हो जाएगा 2 z प्लस 80। तो हम लिख सकते हैं 2y बराबर z प्लस 80। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, या ऐसे ही डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे इसको। 2 इस तरफ लेके आते, 2y माइनस 80 हो जाता, 80 इस तरफ आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरा कथन है, जो दूसरा जो स्टेटमेंट है, उससे आप कैसे सोच सकते हैं, किंतु जेड मुझे, वही एक्स ने उत्तर दिया, फिर जेड क्या कह रहा है, वही एक्स ने कहा कि किंतु जेड मुझे 40 रुपया देता है। ये फर्स्ट से हो गया, पहले कथन से, और ये दूसरे से देखो, यदि जेड 40 रुपया देता है तो मुझे देता है, तो हम तीनों के पास बराबर हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस 40 हो जाएगा, एक्स के बारे में बात कर रहा है, और वाई तो है ही, और ये तीनों बराबर हो जाएगा, ये तीनों बराबर हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग इस तीनों से, यहां से हम y बराबर लिख सकते हैं x प्लस 40। ठीक है ना, यहां से y बराबर लिख सकते हैं, ये आपस में बराबर हो जाए z-40। ठीक है, आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद, अब इसके बाद इसमें आप किसी का भी, जैसे ये y बराबर है आपस में, तो हम लोग इसको लिख सकते थे, इस दोनों को अगर जोड़ दो तो कितना होगा, ये ठीक है ना, कि अगर x का वैल्यू इसमें से निकाल ले, जेड का मान, देख लो, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आपस में बराबर हो जाए, यानी
जेड मुझे 40 रुपया दे दे, ठीक है, जेड माइनस 40 कर दिया और एक्स प्लस 40 कर दिया, और वाई के बराबर हो जाए, तीनों आपस में बराबर हो जाए। तो तीनों मिला के कुल कितना धन है ये पता करना है। तो यहाँ से अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जेड बराबर ये y बराबर जेड माइनस 40 है, इसको इस तरफ ले आए तो जेड बराबर y प्लस जेड बराबर y प्लस 40 हो जाए। तो एक बार इसको z को देख लें, यहाँ पर z का मान यहाँ y के टर्म में रख दें तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। इसको अभी फिलहाल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, है ना, इन दोनों का यूज कर लें, z का वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो 2y प्लस 2y इज इक्वल टू जेड के जगह पे y प्लस 40 और प्लस 80, y इस तरफ आ जाएगा तो y हो जाएगा, तो y इक्वल टू 120। ठीक है, जैसे ही y का वैल्यू 120 आ गया, ठीक है, तो y का वैल्यू 120 हो गया, तो x का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 40 इज इक्वल टू 120, तो x बराबर 120 माइनस 40। बस इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू कहीं से भी स्टार्ट करो आंसर पे पहुंचोगे, जरूरी नहीं एक ही तरीका अपनाना है। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से z बराबर y प्लस 40 है, y का वैल्यू 120 आया है प्लस 40, तो कितना हो जाएगा 160। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो गया, तो x का वैल्यू 80 प्लस y का वैल्यू 120 और प्लस z का वैल्यू 160। ठीक है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं, ये 200 प्लस 360 तो 360 रुपया हो जाए, 360 हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन, बस समीकरण देख लो, 2021 में पूछा हुआ है, नॉर्मल है, बेसिक है, बस केवल जो कथन है वैसे कहना है, फिर एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का यूज करके करना है। ठीक है, हम्म, तो अब ये हम लोग जो PYQ कर रहे थे उसी में और आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखना जरूरी है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में बस जो कह रहा है, जैसे कह रहा है एक बार वैसे चल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए या होगा। तो इसके लिए अभी सबसे पहले हम लोग देख लें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकेंड क्या कह रहा है, थर्ड, तीनों को मैच करा लें, तीनों के हिसाब से जिसमें उस वैल्यू को प्रूव करेगा x माइनस वाई बराबर 8 होता रहेगा तो ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पहले में देखो क्या दे रहा है, फर्स्ट में आप देख सकते हैं, फर्स्ट में क्या कह रहा है, एक्स वाई के किसी भी मान के लिए, किसी भी एक्स और वाई दोनों धनात्मक हैं। अब एक्स और वाई दोनों धनात्मक हैं, एक्स माइनस वाई बराबर 8 हो जाए, दोनों धनात्मक हैं तो 8 होगा, तो होगा। अगर x बराबर 10 रखते हैं और y बराबर 2 रखते हैं, हिट एंड ट्रायल करना होता है, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। तो 10 माइनस 2 8 हो रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है x बराबर 2 रख दें और y बराबर 10 रख दें, तो ये 2 माइनस 10 तो माइनस 8 होगा। तो जरूरी नहीं है कि ये क्या कह रहा था, x और y के किसी भी मान के लिए, इसका मतलब ये असत्य है, ये रॉन्ग है, ये जो विकल्प है उसके आधार पे ये संभव नहीं है। सेकेंड में देख सकते हैं आप लोग, सेकेंड के लिए फिर से देखो, सेकेंड में एक्स वाई के किसी मान के लिए यदि x धनात्मक है और y ऋणात्मक है, अब देखो फिर से x माइनस वाई बराबर 8 है, तो अगर ये धनात्मक है और y ऋणात्मक है तब तो ये 8 हो रहा है, देखो, है ना, तब तो ये 8 हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये 2 हो जाए और ये, अभी फिलहाल इसमें चेक कर सकते हैं ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है तो भी होगा। लेकिन अगर जो धनात्मक है वही कम हो जाए, मान लो ये 3 हो जाए और जो ऋणात्मक है मान लो -4 हो जाए, तो 3 + 4 7 होगा। तो यही कह रहे हैं कि x के किसी भी मान के लिए कह रहा है
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पा रहा है। और सेम प्रोसेस वही है, देखो x और y के लिए किसी भी मान के लिए x ऋणात्मक, अब x ऋणात्मक हो जाए, देखो थर्ड में x माइनस वाई बराबर 8 हो जाए, है ना, तो x -10 हो जाए और ये y 2 हो जाए, तो -10 -2, ये तो -12 हो रहा है, तो 8 तो होगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें जो भी दिया हुआ है केवल एक भी नहीं होगा, केवल दो, एक और दो दोनों नहीं होगा, एक, दो और तीन में से कोई नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 होगा, मतलब डी होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में सीधा ऑप्शन का ध्यान रखते हैं और साथ साथ जो वैल्यू का ऋणात्मक है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, उसका भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, समीकरण से पर आधारित। अभी तक यूपीएससी बहुत ज्यादा क्लिष्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा है ना। तो आप देख सकते हो, एक पुस्तक विक्रेता ने x रुपया प्रति पुस्तक की दर से भूगोल की ए पुस्तकें बेची, x प्लस 2 रुपया प्रति पुस्तक की दर से इतिहास की a प्लस 2 पुस्तकें बेची, तथा x माइनस 2 रुपया प्रति पुस्तक की दर से गणित की a माइनस 2 पुस्तकें बेची, तो उसकी कुल बिक्री रुपया में कितनी होगी। तो अगर हम देखें तो भूगोल के लिए कितना होगा, भूगोल के लिए कितना होगा, तो x रुपया प्रति पुस्तक और a पुस्तक, तो x इंटू ए रुपया होगा, है ना। फिर उसके बाद इतिहास के लिए, है ना, x प्लस 2 रुपया प्रति, मतलब एक पुस्तक को x प्लस 2 रुपया के दर से बेचा और a प्लस 2 पुस्तक बेचा, यानी x प्लस 2 गुने a प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ax प्लस 2x प्लस 2a प्लस 4। ठीक है, उसी तरीके से गणित के लिए देखो, गणित के लिए बस कैलकुलेशन है इसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। x माइनस 2 रुपया प्रति पुस्तक है और पुस्तक कितना है, a माइनस 2 पुस्तक है इतिहास का, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो a माइनस 2x माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अब इन सब को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, xa प्लस xa प्लस 2x प्लस 2a प्लस 4 और फिर प्लस xa माइनस 2x माइनस 2a प्लस 4। आप देख सकते हो इसमें टोटल करना है, तो ये 2a माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल, ठीक है, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, तो xa तीन बार, तो 3xa या 3ax और 1 2 4 दूनी 8, इतना ही रुपया होगा, है ना। ये ऑप्शन दिख रहा है सीधा। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, मतलब इसमें आपको ये समझना है क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है। देखो प्रश्न में क्या लिखा है, धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपया देता है। बहुत बार होता है ना, हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो बहुत बार डोनेशन करना होता था, दान करना होता था, तो हर क्लास में आते थे दान लेने वाले और हर स्टूडेंट के पेरेंट्स उनको पैसे देते थे कि जाकर दान देकर आओ, या जो भी होता है तो 10 रुपये प्रति विद्यार्थी, 15 रुपया, 25 रुपया, ऐसे करके होता था। इसमें कंडीशन क्या लिखा है कि किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपया देता है जितने उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, केवल एक विद्यार्थी के 2 रुपये अतिरिक्त देने पर कुल 443 रुपया, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो मतलब मान लो कि माना कि विद्यार्थियों की संख्या x है ना,
और कितना दान देता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपया देता है जितना विद्यार्थी है, यानी प्रत्येक विद्यार्थी x रुपया दान देता है, x रुपया दान देता है। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या होता है कि एक विद्यार्थी x रुपया देता है तो x विद्यार्थी x गुने x रुपया देगा, है ना, लेकिन प्लस 2 रुपया और एक्स्ट्रा, उसमें से कोई एक विद्यार्थी है जो 2 रुपया ज्यादा दान करता है। इसका मतलब कुल दान 443 के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 443 माइनस 2, 441। तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441, सब जानते हैं 21 का वर्ग 441 होता है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो 21 विद्यार्थी थे, है ना। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 21 थे। अब देखो ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हमने अभी कराया भी था, आपको बताया भी था, समझाया था कि देखो आप अभी कराया था ना कि बेंच की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक बेंच पर 3-3 बैठते हैं तो इतना सीट खाली हो जाता है, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एक पेड़ पर मधुरस से परिपूर्ण कुछ फूल हैं और कुछ मधुमक्खियां उन फूलों पर मंडरा रही हैं। यदि एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक मधुमक्खी छूट जाती है। प्रत्येक फूल पर एक मधुमक्खी बैठ जाए, है ना, तो एक मधुमक्खी छूट जाती है। यदि 2 मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए तो एक फूल छूट जाता है ना। प्रत्येक फूल पर 2 मधुमक्खी बैठ जाए, इसका मतलब अगर मान लो, माना कि फूलों की संख्या, फूलों की संख्या x है, ठीक है, तो फूलों की संख्या अगर x है तो प्रत्येक फूल पर एक मधुमक्खी बैठे, प्रश्न के अनुसार, है ना। फूलों की संख्या अगर x है और प्रत्येक फूल पर एक मधुमक्खी बैठे, तो एक मधुमक्खी x फूल पर बैठेगा तो x गुना 1 x ही होगा, तो एक मधुमक्खी छूट जाता है, बच जाता है। तो मधुमक्खी की संख्या कितना, प्रत्येक फूल पर एक, तो एक मधुमक्खी x फूल पर, तो x मधुमक्खी होगा, एक बच जाता है, तो x प्लस 1 हो गया, ठीक है। और अगर प्रत्येक फूल पर 2 मधुमक्खी बैठती है तो फूल की संख्या x है और हर पर 2 बैठता है, तब एक फूल छूट जाता है। हम ऐसे कर सकते हैं, देखो x फूल है, ठीक है ना, x फूल है, प्रत्येक फूल, एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए, एक मधुमक्खी प्रत्येक फूल पर बैठ जाए, ठीक है, तो x मधुमक्खी, एक मधुमक्खी मतलब x फूल मान लिया, देखो फूलों की संख्या x मान लो, और एक मधुमक्खी एक फूल पर बैठता है ना, तो प्रत्येक मधुमक्खी अगर एक ही है तो एक बैठता है, तो मधुमक्खी कितना बच जाता है, यानी कि x माइनस 1 गुने 1, और यहां पर प्रत्येक फूल पर 2 मधुमक्खी बैठते हैं तब भी एक फूल बच जाता है, तो इसका 2x हो गया, तो x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 2 हो जाएगा, इस तरफ ये आएगा तो माइनस x हो जाएगा, इस तरफ ये जाएगा, एक बच जाता है तो 1 होगा, हाँ ठीक है, माइनस 1, तो माइनस एक्स बराबर माइनस 3, तो x बराबर 3, ठीक है। तो फूलों की संख्या, फूलों की संख्या बराबर x बराबर 3, है ना, और मधुमक्खी की संख्या, तो 3x, 3 मतलब 3 प्लस x हो जाएगा,
है ना, x+1 तो 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 और 4 होगा। तो पहले फूल की बात कर रहा था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब PYQ में कुछ क्वेश्चंस हमने कराए। ठीक है, साथ साथ ये क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, एक निश्चित संख्या में, ये भी, इसमें भी इक्वेशन का यूज है, समीकरण का ही यूज है। एक निश्चित संख्या में टेनिस गेंदें 450 रुपए में खरीदी गई। यदि प्रत्येक गेंद 15 रुपए सस्ती होती तो उसी राशि में 5 और गेंदें खरीदी जा सकती थी। खरीदी गई गेंदों की संख्या ज्ञात करें। एक तो हमने हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से बताया था। दूसरा क्या तरीका अपनाना है आपको, कि आप क्या करो, मान लो, माना कि एक्स गेंद खरीदी गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 450 रुपया में एक्स गेंद खरीदा गया, तो प्रत्येक गेंद का मान, दाम कितना हो जाएगा, 450 बटे एक्स। और 450 रुपया में 5 गेंद ज्यादा खरीदा जाए, तो x+5 गेंद खरीदा जाए, तो वो 15 रुपया सस्ता हो जाए। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों जगह पे देखो, अगर हम लोग इसमें पूरे को, तीनों को, दोनों तरफ, बोथ साइड, दोनों तरफ 15 से भाग दें, देने पर क्या होगा, 15 से भाग देंगे, 15 तिया 45, तो 30 बटे एक्स बराबर 30 बटे x+5 और +1। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आ जाएं, 30 बटे एक्स माइनस 30 बटे x+5 बराबर 1। यहां से x इंटू x+5, x से x+5, तो 30 इंटू x+5 माइनस 30x बराबर 1। यहां से हो जाएगा 30x प्लस 150, 30x प्लस 150 माइनस 30x इज इक्वल टू x² प्लस 5x। 30x कैंसिल हो जाएगा। ये अगर हम इसको अरेंज कर लें, x² प्लस 5x और माइनस 150 इज इक्वल टू 0, तो 15 और 10 दो फैक्टर बना लें, तब तो दोनों के बीच का अंतर 5x भी होगा प्लस में, और प्लस माइनस का माइनस 150 x² भी होगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लें, x+15 माइनस 10 कॉमन ले लें, x+15 बराबर 0। x+15 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लें। यहाँ से x बच गया, यहाँ से -10 बराबर 0। अब x का मान, इसमें निगेटिव तो अमान्य होगा, है ना, क्योंकि खरीदी गई गेंदों की संख्या जो होगा वो निगेटिव में तो होगा नहीं, ये अमान्य होगा। तो x -10 बराबर 0, तो x बराबर 10, ये मान्य है, वैलिड है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, अब इसी के लिए हमने बताया था, पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी के लिए हमने एक तरीका बताया था, समझाया था कि आप क्या करें इसमें, कि एक हिट एंड ट्रायल कर लें। जो ये ऑप्शन आ गया, आप देख सकते हैं इसमें 450 जो समीकरण बचा, वो तो हमने पूरा डिटेल बता दिया। अब इसके हिसाब से देख लो, है ना। अब x का क्या मान रखें, चार ऑप्शन है देखो, 15 है, 20 है, 10 है, 25 है। अगर हम यहाँ 15 रखते तो 15 तिया 45, 30 होता। यहाँ 15 करते तो 15 प्लस 5 20 होता। 20 करते तो यहाँ पे 22.5 होता, फिर मतलब 30 और 37.5 बराबर नहीं होता। तो उसी के हिसाब से अगर x का मान 10 रख लो, तो 10 करोगे तो ये 45 हो जाएगा, 10 से भाग लगाएंगे, 10 5 15, 15 तिया 45 30, और 5 15 45, ये आपस में बराबर हो गया। तो x का मान 10 रखने पर। ठीक है, तो आप सबको ये सेशन
क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। PW ओनली IAS के संभव प्रोग्राम में आप सब लोग अच्छा इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन मिले उसको बनाएं। समीकरण को हमने एकदम बेसिक से बताते हुए उस पर PYQ एग्जाम में जो UPSC CSET में एग्जाम में जो आया हुआ है उसको हमने डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, तो धन्यवाद सबको, थैंक यू वेरी मच।